ऑल राइट, सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई आप सब लोगों के? सब मस्त? कैसे हैं जी आप सब लोग? ठीक हो, मस्त हो, तंदुरुस्त हो? तो बेटा आ चुके हैं हम लोग आज एक नया लेक्चर लेके एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसमें अब हम लोग पढ़ेंगे लाइट का नेचर क्या है। सर रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में एक ड्रॉबैक समझ में आया कि जब भी इलेक्ट्रॉन अगर अपनी एनर्जी इमिट करता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में इमिट करेगा। यही ड्रॉबैक था ना सर? बिल्कुल यही ड्रॉबैक था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्चुअली में क्या है वो तो बाद में पता चला कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में एनर्जी इमिट करेगा। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को अब एक मतलब गहराई में और हमको समझना है कि एक लेवल और गहरा जाना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में अच्छे से समझना है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में अच्छे से हम लोग तब समझ पाएंगे जब हमें लाइट के बारे में पता हो। क्यों? क्योंकि सर लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही फॉर्म है। लाइट इज आल्सो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लेकिन उस टाइम पे ये बात कोई नहीं जानता था। उस टाइम पे ये बात कोई नहीं जानता था। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को समझने के लिए, लाइट को समझने के लिए यंग ने सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट किया। मतलब क्या सर? कुछ नहीं समझ में आ रहा बेटा। सिंपल सी बात आप ये समझो कि जिस टाइम ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था उस टाइम दो तीन चीजें और चल रही थी। डिस्कवरी ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सुनिए क्या बोल दिया? ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सब बातें समझोगे। सब बातों को एक एक क्लास में एकदम डिटेल में 1.5-2 घंटे हम लोग पढ़ेंगे। कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, एकदम जो एडवांस लेवल है उसके ऊपर तक जाएंगे, कुछ भी नहीं छोड़ना। लेकिन अभी बस मेरे शब्दों पे ध्यान दो। तो प्रॉब्लम क्या था कि लोगों को यह समझना था कि लाइट का एक्चुअल नेचर क्या है। क्यों ये बात समझना इसलिए था क्योंकि कई बार क्या होता था कि इलेक्ट्रॉन जो थे, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चले जाते थे और कई बार वो लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाते थे। अरे सेम इलेक्ट्रॉन जिसका मास 9.1 इंटू 10⁻³ kg है और चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है, कई बार वही इलेक्ट्रॉन किसी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते थे और अपने एक सेल से दूसरे सेल में चले जाते थे, अपने एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चले जाते थे। और कई बार वही इलेक्ट्रॉन सेम लाइट को एब्जॉर्ब भी नहीं कर रहे थे। क्या इसके पीछे का रीजन था? तो इसके पीछे का रीजन समझने के लिए सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ कि लाइट एक्चुअली क्या है। हम लोग कहीं अगर इस बात को समझ जाएं कि ये लाइट के अंदर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसको कई बार वो इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर रहा है, कई बार नहीं कर रहा है, तो इस बात को अगर हम लोग समझ जाएं तो हम लोग ये बात बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरे संसार को बता सकते हैं कि ये फिनोमिना हो क्यों रहा है, ये फिनोमिना शो किया क्यों जा रहा है। हाँ या ना बोलो भाई। तो आइंस्टाइन से मैं मान के बैठे, मैं कहानी सुना रहा हूं, कहानी सुनते रहो। आइंस्टाइन उस टाइम मान के बैठे थे कि लाइट पार्टिकल है, उन्होंने प्रूफ किया था। न्यूटन ने भी प्रूफ किया था कि लाइट पार्टिकल है। बट चीजों को छोड़ो, सबसे पहले आए यंग भाई। यंग जी ने क्या बोला? यंग जी ने बोला कि हम लोग थोड़ा सा ट्राई करते हैं समझने का कि लाइट का एक्चुअल नेचर क्या है। यंग जी आए, यंग आदमी आए और आके वो ये ट्राई किए, ये समझने का प्रयास किए कि लाइट का एक्चुअल नेचर क्या है। तो वो इस चीज को समझने के लिए उन्होंने क्या किया? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सर ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है? सर ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या होता है? अभी समझाता हूं। जस्ट ये समझो कि हमारे पास ये एक टाइप का कार्डबोर्ड है, हाँ या ना बोलो? हाँ सर। एक छेद यहां पर कर दिया और एक छेद यहां पर कर दिया। मतलब कार्डबोर्ड को एक इस हिस्से पे काट दिया और कार्डबोर्ड को उन्होंने एक इस हिस्से पे काट दिया। यानी कि दो हिस्सों पे उन्होंने कार्डबोर्ड को कट कर दिया पैरेलली। ये वाला हो और ये वाला हो एक दूसरे के पैरेलली थे, एक दूसरे के पैरेलल थे। क्या ये बात क्लियर हुई? हाँ सर। फिर उन्होंने क्या किया बेटा? ध्यान दो कि ये जो कार्डबोर्ड है इसके पीछे इस तरह से एक स्क्रीन लगा लिया उन्होंने। कार्डबोर्ड के पीछे उन्होंने एक स्क्रीन लगा दिया। क्या लगा दिया? बोलो क्या लगा दिया? सर स्क्रीन लगा दिया। ये कार्डबोर्ड था, कार्डबोर्ड में दो पैरेलल होल्स किया, पीछे एक स्क्रीन लगा दिया ताकि ऑब्जर्वेशन को वो देख पाए, एक्सपेरिमेंट को वो ऑब्जर्व कर पाए, जो चीजें चल रही हैं उसको वो समझ पाए। क्लियर मामला? हाँ सर। अब क्या किए? यहां से वो एक मोनोक्रोमैटिक बीम ऑफ लाइट इस कार्डबोर्ड से पास करा रहे थे।
यहां से वो एक मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट कार्डबोर्ड से पास करा रहे थे। होना क्या चाहिए था सर? अच्छा पहले ही बताओ सर कि मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट क्या होता है। देखो मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट कहने का मतलब यह है कि ऐसी लाइट जिसके पास सिंगल वेवलेंथ हो। आप लोगों ने लेजर लाइट देखा होगा ना, एक रेड कलर का स्पेसिफिक होता है, एक येलो कलर का स्पेसिफिक होता है, एक ब्लू कलर का स्पेसिफिक हो गया, एक ग्रीन कलर का स्पेसिफिक हो गया। सर ग्रीन ग्रीन मैचिंग देखा है ना? हाँ सर। तो उन सबों का एक फिक्स कलर है कि नहीं, एक ही कलर है कि नहीं उनमें? हाँ सर। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि उनका एक ही कलर क्यों है? उनके पास सिर्फ और सिर्फ रेड कलर क्यों है? उनके पास सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर क्यों है? किसी के पास सिर्फ और सिर्फ येलो कलर क्यों है? किसी के पास सिर्फ और सिर्फ ब्लू कलर क्यों है? इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का मात्र एक रीजन है, क्योंकि उनके अंदर सिंगल वेवलेंथ प्रेजेंट है। किसी जो भी चीज आपको येलो दिख रही है और क्या दिख रही है, येलो दिख रही है, ब्लू दिख रही है, ग्रीन दिख रही है, वो क्यों दिख रही है? बिकॉज ऑफ देयर वेवलेंथ। ठीक है? हाँ सर। आगे समझते हैं। तो हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। मस्त सी बात हुई। तो उन्होंने क्या किया? मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट इस कार्डबोर्ड से पास कराया। कार्डबोर्ड में दो होल थे। होना क्या चाहिए था कि सर देखो ये जो दो होल थे, ये जो इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे आपने जो दो होल कर रखे थे, वो दो होल से लाइट पास होकर स्क्रीन पे आनी चाहिए, और जो बीच में होल नहीं किया था वहां पे डार्क स्पॉट आना चाहिए। नहीं समझे? अरे भाई सिंपल सी बात यही होना चाहिए ना कि जब मैंने इसमें से लाइट पास किया तो ये एक जो होल था, एक ये वाला जो होल था, इन दोनों होल से लाइट पास होती और स्क्रीन पे दिखती कि यहां पे लाइट आई, यहां पर लाइट आई। बीच में कोई होल नहीं था, तो बीच में इसका परछाई बनना चाहिए था, डार्क स्पॉट बनना चाहिए था, काले धब्बे बनने चाहिए थे। लेकिन बड़ा अजीबोगरीब काम हो गया भाई, बड़ा अजीबोगरीब काम हो गया। सर क्या अजीबोगरीब काम हो गया? देखो यंग ने मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स लिया, एक ऐसा सोर्स लिया जिसमें से मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट निकल रही है, वो सिमिलरली इन होल्स से पास हुई। होना यही चाहिए था कि जहां देखो इस होल से पास हुई तो यहां पर एक ब्राइट स्पॉट आना चाहिए था, और ये इस होल से पास हुई तो यहां पर एक ब्राइट स्पॉट आना चाहिए था, बाकी यहां पे डार्क स्पॉट आना चाहिए था। बट बहुत अलग हो गया। मतलब क्या? इस तरह से कई अलग अलग जगह पे हमको क्या मिला? ब्राइट स्पॉट मिला, और कई अलग अलग जगह पे हमको क्या मिला? डार्क स्पॉट मिला। ये जो मैंने किया हुआ है ये हमारा ब्राइट स्पॉट है, और ये जो मैंने कलर नहीं किया हुआ है वहां पे डार्क स्पॉट है। सर दो जगह पे ब्राइट स्पॉट या डार्क स्पॉट होना चाहिए था ना, क्योंकि दो होल किया था मैंने। हाँ, लेकिन ये कैसे हो गया सर कि 1 2 3 4 5 6 जगह ब्राइट स्पॉट मिल गया और 6-7 जगह डार्क स्पॉट मिल गया? ये कहां से हुआ सर? ये बात कहां से आ गई सर? ये तो बेईमानी चल रही, मैं नहीं खेलूंगा। अब सेम चीज यंग के भी दिमाग में आई। ये क्या हुआ? देखो अब कोई बंदा पहली बार एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो भगवान तो है नहीं उसको करते हैं हो गया, सोचा होगा, उसको बार बार परफॉर्म किया होगा, उस पर बार बार दिमाग लगाया होगा। यही प्रोसेस तो होता है, यही ना प्रोसेस होता है सर, बिल्कुल यही प्रोसेस होता है। चिल्लाओ कम थोड़ा सा, आओ समझते हैं आगे। चिल्लाऊंगा। देखो अब क्या हुआ इसके पीछे को, वो जब इन चीजों को उन्होंने समझना शुरू किया तो क्या समझा, कैसे समझा, क्या किया, इन सारी बातों को पढ़ाऊंगा, इन सारी बातों को समझाऊंगा। बट उससे पहले आओ इन बेसिक सी चीजों को देख लेते हैं। क्या कि पहले बात तो मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या है? लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ। ऐसी लाइट जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक वेवलेंथ होती है उसको हम लोग मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं। अच्छी बात है सर, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। उसके बाद यंग पास मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट थ्रू 2 पैरेलल स्लिट, है ना? 2 पैरेलल स्लिट से, स्लिट मतलब छेद एक तरह से, 2 पैरेलल होल से उन्होंने क्या किया? मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट को पास किया। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ही ऑब्जर्व्ड ब्राइट एंड डार्क स्पॉट ऑन द स्क्रीन। उनको क्या देखने को मिला? स्क्रीन पे ब्राइट स्पॉट देखने को मिला और सेम स्क्रीन पे डार्क स्पॉट भी देखने को मिला। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा? हमारा मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट। अब ऐसा क्यों हुआ? कहीं ब्राइट स्पॉट दिख रहा है, कहीं डार्क स्पॉट दिख रहा है, ऐसा हुआ क्यों बेटा? अब जब उन्होंने इसको फर्दर स्टडी किया, इस पर बहुत बाद में भी जब इस पर बाद में काम करना शुरू किया, इसको बाद में समझने का प्रयास करना शुरू किया, तो उनको एक बात समझ में आई और उन्होंने एक बात बताया कि एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस रिजल्ट कम्स फ्रॉम इंटरफेरेंस।
इस रिजल्ट का एक्सप्लेनेशन कहां से मिला? इस रिजल्ट का जो एक्सप्लेनेशन है वो कहां से मिला? इंटरफेरेंस नामक कॉन्सेप्ट से मिला। अब तो ये क्या होता है इंटरफेरेंस नामक कॉन्सेप्ट? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे या लिखोगे, फिर हम लोग समझेंगे इंटरफेरेंस क्या है। और एक बात दिमाग में बैठाना कि जो हमारे यंग भाई थे वो अपने दिमाग में इस चीज को इमेजिन करके चल रहे थे, इस चीज को इमेजिन करके इस एप्लीकेशन को कर रहे थे, इस चीज को इमेजिन करके वो इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे कि लाइट जो है उसके पास वेव नेचर है। जो हमारे पास लाइट है उसके पास वेव नेचर है। कैसा नेचर है? वेव नेचर है। पक्का समझे? लिखो जल्दी। ठीक है बालक, तो मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको यह बताया कि ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ, ये जो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट निकला, इसको हम लोग इंटरफेरेंस नामक कॉन्सेप्ट से समझा पाए। अच्छा, अब सर ये इंटरफेरेंस होता क्या है? आप समझते हैं, आओ समझते हैं। सबसे पहली बात आप ये लिखोगे, इंटरफेरेंस कैन seen between two waves। दो वेव्स के बीच में इंटरफेरेंस नामक चीज हमको देखने को मिलती है। इंटरफेरेंस कहां देखने को मिलती है? सर दो वेव्स के बीच में देखने को मिलती है, नॉट वेव्स, वेव्स, WAVES, वेव्स। ठीक है? हाँ सर। अब सर है क्या? किसके बीच में देखने को मिलती है, किसके बीच में नहीं देखने को मिलती है? बहुत सारी बातें बता दी हैं। इंटरफेरेंस है क्या? बताता हूं। होता क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन और सुपरपोजिशन of two waves in same direction, in same orientation or opposite orientation। ठीक है बात? तो बेटा इंटरफेरेंस क्या होता है कि दो वेव्स का सुपरपोजिशन। सर सुपरपोजिशन मतलब अभी के लिए आप ये मान के रखो कि दो वेव्स का कॉम्बिनेशन, दो वेव्स का एडिशन। लिख लो, पहले लिख लिया। क्या इंटरफेरेंस? दो वेव्स का एडिशन या दो वेव्स का सुपरपोजिशन। अब ये एडिशन दो तरीके से हो सकता है, सेम साइड एडिशन हो या अपोजिट साइड एडिशन हो। सर ये क्या है सेम साइड एडिशन, क्या है अपोजिट साइड एडिशन? इन सब बातों को समझेंगे। बट अब हम लोग पहले एक अप्रोच जानने की कोशिश करते हैं कि यंग ने यही क्यों बोला, यंग ने यही बात क्यों बताई कि ये जो हम लोगों ने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया है, इसका रिजल्ट हम लोग सुपरपोजिशन से ही समझ पाएंगे। इस पे आते हैं। अच्छा, कभी तालाब में जाना, आप कहां पे जाना? तालाब में जाना। तालाब जानते हो ना, पॉन्ड। तालाब के पास जाना, कुछ काम करना। काम क्या करना? तालाब के एक किनारे पे बैठना, एक बॉल लेना, बॉल नहीं है तो अपने हथेली से इस तरह से उसको पानी पे हाथ रखना, उसको ऊपर नीचे इस तरह से करना। आपको क्या दिखेगा? इस तरह से वेव्स दिखेंगे, क्रिएट होते हुए। समझ पा रहे हो? तालाब के आप किनारे पे जाना, एक बॉल लेना, नहीं बॉल है, अगर बॉल नहीं है तो अपने हाथों को पानी में डाल के इस तरह से ऊपर नीचे करना। आपको इस तरह से कुछ वेव्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये वेव्स जो है बेटा वो थोड़ी सी बड़ी साइज की देखने को मिलेंगी। ये जो वेव्स हैं वो थोड़ी सी बड़ी साइज की देखने को मिलेंगी। ठीक है? हाँ सर। अब काम क्या करना? दोनों हाथों में एक बॉल पकड़ना, और इस तरह से उसको साथ ऊपर नीचे पानी में करना शुरू करना। दोनों हाथों से बॉल पकड़ना और पानी में उसको साथ ऊपर नीचे करना शुरू करना। होगा क्या कि सर एक इस हाथ से जो हम बॉल को ऊपर नीचे कर रहे थे पानी में, इस वजह से एक ये वेव मिली। दूसरे हाथ से जब करना शुरू करेंगे तो एक और वेव इस तरह से मिलना शुरू कर जाएगी।
एक और वेव इस तरह से मिलना शुरू कर जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक हाथ से जब तक मैं बॉल को पानी में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे किया हूं, ये वेव दिख रही है। दोनों हाथों से करना शुरू किया, एक वेव, एक ये वेव दिखेगी और एक ये वेव दिखेगी, दो वेव दिखनी शुरू हो गई कि नहीं? ये बेटा प्योर इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक बात बोलूंगा कि बॉल वाला जो एग्जाम्पल है, ये आप YouTube पे देख लेना। YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं। ठीक है, पक्की बात देख लोगे YouTube पे तो वहां तक आपको इमेजिन हो जाएगा थोड़ा सा ना। ये टोटली इमेजिनेशन का कॉन्सेप्ट चल रहा है यहाँ पे। जो बंदा इमेजिन कर पाया समझ, ठीक, हाँ सर। अच्छा, यानी कि क्या देखने को मिला आपको कि सर कुछ समय बाद इस तरह से वेव आपस में टकराना शुरू कर दी। टकराने का मतलब कि दो वेव आपस में कंबाइन होने वाले प्रक्रिया में आना शुरू कर दी। ठीक है, हाँ सर। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बेटा जैसे जैसे लहरें ऊपर की तरफ जाना शुरू करती हैं, जैसे जैसे लहरें बिल्कुल बीचों बीच की तरफ जाना शुरू करती हैं, जहां पर एरिया बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे हमें कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। इस तरह से एक वेव्स हैं, फिर यहाँ पे खाली जगह, फिर इस तरह से कुछ खाली जगह, फिर ऐसे ऐसे वेव हैं, फिर इस तरह से कुछ खाली जगह, फिर ऐसे ऐसे वेव हैं, फिर कुछ खाली जगह। क्या पैटर्न को समझ पा रहे हो? सर नहीं समझे। देख लो एक बार देख लो। मैं यहां से इमेजिन करवा रहा हूं, अगर आप देखे होगे तभी इमेजिन कर पाओगे, वहां पे देखे होगे तो यहाँ पे रिलेट होगा। मैंने एक दोनों हाथ में बॉल लिया, बॉल को इस तरह से पानी में ऊपर नीचे थप स्टार्ट कर दिया करना, है ना? हाँ, हुआ क्या सर? दोनों हाथों की वजह से एक वेव क्रिएट शुरू हुआ। कहां से? एक वेव का क्रिएशन हुआ पानी में। कुछ समय बाद दोनों वेव आपस में इस तरह से इंटरसेक्ट लगे करने। और जब हम लोगों ने बाइनोक्यूलर या फिर क्या कहते हैं उसको, ऐसे जो करके देखते हैं, मस्त लग रहा हूं ना, ऐसे जो करके देखते हैं, जो भी है, उससे जब हम लोगों ने देखना शुरू किया तो क्या दिखा कि इस तरह से छोटे छोटे आगे की तरफ जाके ऐसे छोटे छोटे वेव्स के पैटर्न दिख रहे हैं, फिर बीच में एक गैप दिख रहा है, फिर एक वेव के पैटर्न दिख रहे हैं, फिर एक बीच में गैप दिख रहा है, फिर एक वेव के पैटर्न दिख रहे हैं, फिर गैप दिख रहा है, वेव के पैटर्न गैप, फिर वेव के पैटर्न गैप, फिर वेव के पैटर्न फिर गैप। ये सीन चलने लगा। अच्छा, तो यंग को ये बात पता थी कि हमने ये चीज तो समझ रखी है कि पानी में अगर हम लोग कोई डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं तो उसकी वजह से वेव का फॉर्मेशन होता है। यानी कि ये सब तो वेव्स हैं, लेकिन इनमें सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एक जगह पे वेव का पैटर्न दिख रहा है, एक जगह पे वेव का पैटर्न नहीं दिख रहा, फिर एक जगह पे वेव का पैटर्न दिख रहा है, फिर एक जगह पे वेव का पैटर्न नहीं दिख रहा, फिर एक जगह पे वेव का पैटर्न दिख रहा है, फिर कहीं पर नहीं दिख रहा। अब उनके दिमाग में घंटी चली, यार कहीं ये बात सेम लाइट के साथ तो नहीं थी कि मोनोक्रोमेटिक लाइट एक वेव है जिसमें दो वेव, जिसमें जब वो डबल स्लिट से पास कर रही थी तो क्या हुआ कि इधर से जो वेव पास हुई और इधर से जो वेव पास हुई, कुछ समय बाद आपस में वो वेव्स क्या करने लगे, इंटरफेरेंस करने लगे, आपस में ऐड होने लगे, आपस में सुपरपोजिशन का फिनोमेना शो करने लगे। जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से हुआ ये कि कभी ब्राइट स्पॉट, कभी डार्क स्पॉट, कभी ब्राइट स्पॉट, कभी डार्क स्पॉट, ऐसा कुछ देखने को मिला हमें। नहीं समझ पाए। यंग ने सोचा कि हम लोग जो कार्डबोर्ड से मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ लाइट पास कर रहे थे, ऐसा तो नहीं है कि वो भी वेव नेचर की है, जिससे एक वेवलेंथ इधर को पास हुई, एक वेवलेंथ इधर को पास हुई, मतलब एक वेव ऑफ लाइट इधर को पास हुई, एक वेव ऑफ लाइट इधर को पास हुई, और पास होने के बाद यहां वाला वेव और यहां वाला वेव दोनों आपस में सुपरपोजिशन किया, दोनों ने आपस में ओवरलैपिंग करने की कोशिश की, जिसकी वजह से जैसे पानी में एक हमको इंटरफेरेंस देखने को मिल रहा था, यहां पर कुछ, यहां पर खाली, यहां पर वेव, वहां पर खाली, वैसे ही जहां पर ब्राइट स्पॉट है वहां पर वेव्स हैं, जहां पर डार्क स्पॉट है वहां पर वेव खत्म है। उनके दिमाग में चीजें चली। देख आओ फिर से YouTube पे इसका एक एक्सपेरिमेंट देख लो, रिलेट बहुत जल्दी हो जाएगा। नहीं देखोगे तो रटो, 5 से 6 मिनट की वीडियो होगी। वहीं तालाब में एक बंदा इस तरह से कर रहा होता है, खप 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 खप, ऐसे वेव बन रही होती हैं एकदम उसी तरह। उसी को मैं एग्जांपल लेकर समझा रहा हूं, ठीक है? बढ़िया बात तो है सर, बढ़िया बात तो है सर। अब समझो, लेकिन
लेकिन ये बात को यंग ने अपने लाइट वाले एग्जांपल से रिलेट किया। लेकिन ये काम करने से पहले उनके दिमाग में एक घंटी और बज गई। सवाल कोई मेरे से ना पूछ पाए बच्चा। उनके दिमाग में क्या घंटी बजी कि यंग भाई काम ऐसा कर कि तेरे से कोई सवाल ना पूछ पाए फालतू। अच्छा तो सर उसके उन्होंने क्या काम किया? तो यंग ने बोला कि सबसे पहले मुझे तो ये आइडेंटिफाई करना होगा ना कि यहाँ पर वेव दिख रही है, फिर एक स्पेस दिख रहा है हमें, फिर वेव दिख रहा है, फिर स्पेस दिख रहा है, फिर वेव दिख रहा है, फिर स्पेस दिख रहा है। ये बीच में स्पेस आ कहाँ से रहा है, आ क्यों रहा है? अब यंग इसको समझने के लिए निकल पड़े। यंग इसको समझेंगे, फिर समझाएंगे, फिर उसको लाइट से रिलेट करेंगे। तो मैं इन चीजों को बाद में समझाऊंगा, पहले आप इसको लिखोगे, इसका स्क्रीनशॉट लोगे, जल्दी करो। हाँ जी बेटा। तो अब हम लोग समझते हैं कि क्या हुआ सर, कि कहीं वेव दिख रही थी पानी में, कहीं वेव नहीं दिख रही थी। अच्छा, अब ये बात समझाने के लिए वो फिर से किताब खोलें और किताबों को पढ़ना शुरू किया। और फिर उनको क्या दिखा कि इंटरफेरेंस जो है, इंटरफेरेंस हमारे दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं? बोलो बोलो बोलो। टाइप्स ऑफ तो लग जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कितने टाइप के हैं? ठीक है, हाँ सर। तो उनको क्या देखने को मिला कि इंटरफेरेंस हमारे दो टाइप के हैं। एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या होता है स्पेलिंग डिस्ट्रक्टिव का? नहीं होता है, आई होता है पक्का? ध्यान देना कि सही बताना। एक बच्चा मेरे को मैसेज किया था कि सर आपके लेक्चर में यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक थी। बोला कुछ और नहीं मिला मैसेज करने को। बेटा आप लोग स्पेलिंग अपने एंड से क्रॉस चेक कर लिया करो। मैं बहुत मिस्टेक करता हूँ स्पेलिंग में, मैं बहुत भूलता हूँ स्पेलिंग, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट नहीं भूलूंगा, कॉन्सेप्ट में कुछ गलत नहीं बताने वाला, बट स्पेलिंग में मेरे से बहुत मिस्टेक होती है, तो आप अपने एंड से चेक करते रहना, ठीक है। हाँ जी सर। तो उनको क्या देखने को मिला कि दो टाइप के इंटरफेरेंस है, सही है, ये था। दो टाइप के इंटरफेरेंस हैं, एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। हाँ सर। अच्छा, इंटरफेरेंस क्या था? इंटरफेरेंस क्या था सर? दो वेव्स का एडिशन, दो वेव्स का सुपरपोजिशन, दो वेव्स का कॉम्बिनेशन, यही तो था इंटरफेरेंस, यही तो था इंटरफेरेंस मेरे भाई। हाँ सर, दो टाइप हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव क्या होता है सर? एक वेव ये है, एक वेव ये है और एक वेव ये है। एक वेव ये है, ठीक है। हाँ सर, हाँ सर। मैंने क्या किया, इन दोनों वेव को ऐड किया। बेटा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी एक टाइप का वेव एडिशन है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है? ये भी सर एक टाइप का वेव एडिशन ही है। ठीक, पक्की बात, पक्की बात, बढ़िया बात सर, बिल्कुल बढ़िया बात सर, बिल्कुल बढ़िया बात। अब देखो ध्यान से, कंस्ट्रक्ट देखो, ये मेजर ऑफ एक्सिस मतलब एक्सिस ऑफ प्रोपगेशन, एक्सिस ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव से क्रस्ट के बीच की जो लेंथ होती है उसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? कौन सा ट्यूड? एम्पलीट्यूड। तो ये भी हमारा क्या हो गया? एम्पलीट्यूड।
ऊपर वाले साइड को हम लोगों ने पॉजिटिव मान लिया तो नीचे वाला साइड नेगेटिव, सिमिलरली ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। इसको बेटा पॉजिटिव मतलब क्या, ये पॉजिटिव फेज तो ये नेगेटिव फेज। वेव के अगर इस फेज को हम लोगों ने पॉजिटिव माना तो नेगेटिव फेज हो जाएगा। समझ गए बात को? हाँ सर। अब देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है बेटा अगर वेव्स सेम फेज में ऐड हो रहे हैं, अगर दो वेव्स आपस में सेम फेज में ऐड हो रहे हैं तो हम लोग उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। मतलब जब मैं इन दोनों वेव को जोड़ता हूं तो इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव आपस में ओवरलैप होता है और इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव आपस में ओवरलैप होता है। तो इस तरह का जो इंटरफेरेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। समझ गए बात को? नहीं समझे? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या है कि जब वेव सेम फेज में ओवरलैप होता है तो हमको मिलता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है सर। अब देखो होता क्या है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, क्योंकि दो वेव, अच्छा इसको मैंने मान लिया, इसका एम्पलीट्यूड ए मान लिया तो इसका एम्पलीट्यूड मैंने ए मान लिया तो इसका मैं ए डैश मान लेता हूं, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है कि कम है कि वैसी है। हम लोग एक इमेजिनेशन पे काम कर रहे हैं, तो इसका मैं अगर ए मानता हूं तो इसका ए डैश मान लिया। ठीक है? हाँ सर। अगली बात समझो। अब होता क्या है कि जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ना बेटा, तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है, एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। सर कैसे बढ़ जाता है? इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव, दो सेम पॉजिटिव आपस में ऐड होंगे तो जो नंबर मिलेगा वो बड़ा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 2 + 2 4, 3 + 2 5, लेकिन 3 + -2 सर 1। अगर अपोजिट फेज में एडिशन हो रहा है तो एम्पलीट्यूड छोटा होगा और सेम फेज में एडिशन हो रहा है तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है? समझ गए बात को? हाँ सर। इसका मतलब सर जो हमको वेव अटेन होगा, जो हमको वेव मिलेगा, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो इस तरह से बड़ा सा होगा। हाँ या ना बोलो? हाँ सर। और ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी होगी बेटा? तो बच्चा बोलेगा तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी a प्लस में a डैश के बराबर। हाँ या ना बोलो? हाँ या ना बोलो ना भाई? यस सर। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस समझ में आया क्या? हाँ सर। आते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे। ये क्या है इसको समझते हैं अच्छे से, इसको समझते हैं बेहतरीन तरीके से। समझाओ सर, समझ तो लेंगे हम लोग। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, मान लो हमारा ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। जब दो वेव आपस में अपोजिट फेज में ऐड होते हैं, जब दो वेव आपस में अपोजिट फेज में जुड़ते हैं तो उस वहां पर जो इंटरफेरेंस क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ टू वेव्स इन अपोजिट मैनर in opposite direction is known as destructive interference। हाँ या ना बोलो? यस सर। जैसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड बढ़ा था, वैसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा? एम्पलीट्यूड घटेगा। समझ में आया? पक्की बात? अच्छी बात? बढ़िया बात? सर बिल्कुल बढ़िया बात। तो बेटा ये जो एम्पलीट्यूड है, ये जो एम्पलीट्यूड यहाँ पे ये है, इसकी वैल्यू क्या होगी? इस एम्पलीट्यूड की वैल्यू, अगेन मैं इसको मान लेता हूं हमारा ए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए डैश। और मैं यहां पे एक चीज ये भी एज्यूम कर लेता हूं कि जो हमारा एम्पलीट्यूड ए है वो ज्यादा बड़ा है एम्पलीट्यूड ए डैश से। ठीक है? तो ये जो यहाँ पे नया वाला एम्पलीट्यूड मुझे मिलेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी सर? a माइनस ए डैश। कोई दिक्कत, कोई समस्या? इतनी बातें समझ गए क्या? इतनी बातें आप समझ गए क्या? इतनी बातों को आपने रिलेट कर लिया क्या? अगर कर लिया बेटा तो पहले इन सारी बातों को लिख लो, फिर हम लोग आगे की चीजों को समझते हैं। तो चलो बेटा, लिख लिया ना? हाँ सर। अब इन चीजों को और अच्छे से समझते हैं। बेटा एक बात बताओ आप। सर क्या बात पूछना चाहते हो?
बेटा अगर यहां पर जो एम्पलीट्यूड ए है और जो एम्पलीट्यूड ए डैश है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो क्या होगा, एम्पलीट्यूड ए और एम्पलीट्यूड ए डैश अगर आपस में बराबर हो गए तो क्या होगा। तो बच्चा बोलेगा सर क्या होना है, कुछ नहीं होना, हमारा जब को कोई वेव ही नहीं मिलेगा, वेव बिल्कुल इस पे लाइन पे चला जाएगा इस तरह से, या फिर हमको वेव दिखेगा ही नहीं। हाँ, अगर ये वाला एम्पलीट्यूड और ये वाला एम्पलीट्यूड आपस में बराबर हो गया तो क्या हमें a माइनस ए डैश दिखेगा, a माइनस ए डैश की वैल्यू 0 और 0 एम्पलीट्यूड की वेव बिल्कुल एक्सिस पे, यानी कि वेव हमको नहीं दिखेगी, यही होगा ना। हाँ सर। अच्छा, इतनी बातें जब यंग ने मेरे से पढ़ लिया ना, जब यंग ने इतनी बातें मेरे से पढ़ लिया तो उनको क्या लगा, उनको क्यों सर, क्योंकि उन्होंने पढ़ा तो मेरे से लेकिन काम मेरे से बेहतर किया, तो यंग को क्या लगा, यंग को ये लगा कि एक्चुअल में क्या हो रहा था कि यहाँ पे जहां पर हमको वेव दिख रही थी वहां पे हो रहा था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां पे डार्क स्पॉट थे, जहां पर हमको कोई भी वेव पानी में नहीं दिख रही थी, वहां पर क्या था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। लेकिन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसा था, ये इस टाइप का डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था जिसमें दो सेम एम्पलीट्यूड के वेव आपस में कंबाइन कर रहे थे, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में अगर सेम एम्पलीट्यूड के वेव आपस में कंबाइन करेंगे तो नेट वेव कुछ नहीं मिलेगा, नेट वेव कुछ नहीं मिलेगा। समझ गए बात को, समझ गए बात को। बेटा जब आप फिजिक्स में चीजों को पढ़ोगे ना तो और डिटेल में घुसोगे, मैं तो बस आपको ऊपर से तैरा के ले आ रहा हूं, अपना हाथ रख दिया हूं, आप मेरे हाथ पे चढ़ के ऐसे निकल जा रहे हो वहां से बस, लेकिन इतना छोटा कॉन्सेप्ट है नहीं जितना आप सोच रहे हो, बहुत गहरी बातें हैं। मुबारक हो, आप विज्ञान की दुनिया में एंटर कर चुके हैं, बहुत गहरी बातें हैं, ये बातें कभी खत्म नहीं होने वाली जनाब, तो आपको ध्यान से हमेशा सुनते रहना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना सब, बिल्कुल बिल्कुल। तो यंग को यह बात समझ में आ गई थी कि यहां पर हो रहा है बच्चा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहां पर है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर से यहां पर है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर से यहां पर है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर से यहां पर है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, इस वजह से वो कहीं पर वेव दिख रही है, कहीं पर वेव नहीं दिख रही, कहीं पर दिख रही है, कहीं पर नहीं दिख रही, कहीं पर दिख रही है, कहीं पर नहीं दिख रही। हाँ, समझ गए बात को, समझ गए बात को। हाँ सर बिल्कुल समझ गए। अब यंग ने क्या किया ना, इस चीज को लाइट में लगाया, इस चीज को लाइट में लगाया। सर कैसे लगाया, सर कैसे लगाया, दिमाग लगाया। कैसे लगाया, दिमाग लगाया। सर दिमाग में क्या लगाया, दिमाग में क्या लगाया, दिमाग में अपना अप्रोच लगाया, दिमाग में अपना अप्रोच लगाया। सर कैसे लगाया, अभी बताता हूं कैसे लगाया। बेटा यही था ना मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था कि यही वाला कार्डबोर्ड था ना। हाँ सर, इन्हीं दो सिल्ट में से लाइट इस तरह से एंटर कर रही थी ना, इन्हीं दोनों सिल्ट में लाइट इस तरह से एंटर कर रही थी ना। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। स्क्रीन पर क्या था, स्क्रीन पर सर था कहीं ब्राइट स्पॉट, कहीं ब्राइट स्पॉट, कहीं डार्क स्पॉट, कहीं ब्राइट स्पॉट, कहीं डार्क स्पॉट, फिर से कहीं यहाँ पे ब्राइट स्पॉट, फिर से डार्क स्पॉट, फिर से ब्राइट स्पॉट, फिर से डार्क स्पॉट। होना क्या चाहिए था कि सर इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइट होना चाहिए था, इसके पैरेलल यहाँ पर एक लाइट होना चाहिए था, बाकी हर जगह डार्क होना चाहिए था, लेकिन हो ऐसा गया। इसके पीछे का रीजन यंग क्या समझा रहे हैं कि हो ये रहा था कि यहाँ पर लाइट वेव्स आपस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रहे थे और यहाँ पर हो गया था डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पर था कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसकी वजह से यहाँ पर हमको मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर हमको क्या मिला, हमको क्या मिला, हमको मिला ब्राइट स्पॉट। फिर यहाँ पर बीच में हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फिर यहाँ पर हो गया कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो जहां जहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ वहां वहां पर मिला ब्राइट ब्राइट, और जहां जहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिला वहां वहां पर हुआ डार्क डार्क। फिर यहाँ पर हुआ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो ब्राइट ब्राइट, फिर यहाँ पर हुआ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो डार्क डार्क, फिर यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो ब्राइट ब्राइट। क्या ये बात समझ में आया? तो उन दो चीजों को यंग ने रिलेट किया और यंग ने फटाक से बोल दिया। इसका मतलब क्या है कि लाइट के पास वेव नेचर है। इसका मतलब क्या है, लाइट के पास वेव नेचर है, क्योंकि ये इंटरफेरेंस वाला फिनोमिना पार्टिकल नेचर कभी शो कर ही नहीं सकता। ये इंटरफेरेंस वाला फिनोमिना पार्टिकल नेचर के पास कभी आ ही नहीं सकता। तो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट यंग कंक्लूडेड लाइट हैड वेव नेचर, लाइट कैन नेवर एग्जिस्ट एज अ पार्टिकल। This is the moral of Young double slit experiment story.
ऑल ऑफ यू राइट दिस इन प्रॉपर मैनर एंड आफ्टर दैट आई विल teach you what are the drawbacks of young silt experiment. What are the drawbacks of young proof? Isn't it? So write first. तो चलो बेटा, हम लोगों ने चीजों को तो समझ लिया, अब हम लोग एक चीज और खेल लेते हैं, डेफिनेशन। क्या खेल लेते हैं सर? डेफिनेशन। तो क्या है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस? तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैन बी ऑब्टेन्ड व्हेन टू और मोर वेव्स कंबाइन विद ईच अदर इन सेम फेज। अगर दो या दो से अधिक वेव सेम फेज में कंबाइन करते हैं तभी हमको क्या मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। हाँ या ना बोलो, पक्की बात बोलो, सच्ची बात बोलो। तो बिल्कुल सच्ची बात। आगे देखो, सेम फेज का मतलब क्रस्ट से क्रस्ट मिले, ट्रफ से ट्रफ मिले। दो क्रस्ट आपस में मिल रहे हैं, दो ट्रफ आपस में मिल रहे हैं, तभी तो सेम फेज बनेगा ना। हाँ सर, मान लो एक बंदे का क्रस्ट मिला, दूसरे बंदे का ट्रफ मिला, इसका मतलब अपोजिट फेज। इसका मतलब अपोजिट फेज, क्रस्ट यहाँ ट्रफ यहाँ। ना सर, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का केस हो जाएगा, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं रह जाएगा। तो बहुत बढ़िया बात है, आप समझ चुके हो। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज द सम ऑफ इंडिविजुअल वेव्स एम्पलीट्यूड। मतलब ये कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ तो एक रिजल्टेंट वेव मिलेगा। हाँ सर, तो जो रिजल्टेंट वेव मिला, उस रिजल्टेंट वेव का जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा? सर, इंडिविजुअल वेव्स के एम्पलीट्यूड के सम के बराबर होगा। मान लो हमारे पास एक वेव ये था, एक वेव ये था, इसका एम्पलीट्यूड A1 था, इसका एम्पलीट्यूड A2 था, तो जो हमारा रिजल्टेंट वेव मिला, ये कुछ रिजल्टेंट वेव मिला, तो जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो मैथमेटिकली क्या होगा? A1 प्लस A2। ठीक है, बोलो C2। टेल समझ में आया? जल्दी लिखो। हाँ जी, तो अब हम लोग पढ़ते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर, पढ़ तो लिया है, यहां पर भी हम लोग खेला खेलेंगे डेफिनेशन। तो आइए भाई, whenever two waves or more than two waves combined with each other in opposite phase, जब दो वेव्स आपस में अपोजिट फेज में कंबाइन करते हैं, लेट से एक का क्रस्ट कंबाइन हो रहा है, का ट्रफ, क्रस्ट प्लस ट्रफ, ये वाला कॉम्बिनेशन हो रहा है, उस केस में द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव गेट डिक्रीजेज। जब वेव आपस में अपोजिट फेज में कंबाइन करते हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड से डिक्रीज हो जाता है, और इस फिनोमिना को हम लोग क्या कहते हैं? इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कहते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या कोई समस्या? क्या कोई दिक्कत? क्या कोई तकलीफ? क्या कोई दुविधा? क्या कोई बेचैनी? नहीं है ना। चलो आगे चलते हैं सर। अच्छा, द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैन बिकम जीरो ऑल्सो। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जीरो भी हो सकता है, लेकिन ये कब होगा? व्हेन बोथ टू वेव्स आर अपोजिट एंड इक्वल। अगर दोनों वेव अपोजिट हो और इक्वल हो, मतलब पहले नॉर्मल केस समझते हैं। A1 था, A2 था, दोनों वेव आपस में अपोजिट फेज में ऐड हो रहे हैं, तो क्या हुआ? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या हुआ? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जो रिजल्टेंट वेव मिलेगा उसका एम्पलीट्यूड छोटा मिलेगा। लेकिन फिर वही बात, अगर सर ऐसा हो जाए कि जो हमारा A1 है और ये जो हमारा A2 है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए, उस केस में अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं, उस केस में जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, A रिजल्टेंट हो क्या होगा? A1 माइनस A1। लिख सकते हो कि नहीं? क्यों लिख सकते हो सर? बेटा A1 A2 के बराबर है, तो A2 की जगह पे भी तो हम लोग A1 लिख सकते हैं। हाँ सर, इसका मतलब A रिजल्टेंट कितना हो गया? इसका मतलब A रिजल्टेंट हो गया 0। बस वही बात समझाना चाह रहा था। ठीक है, पक्की बात। तो अब आप जल्दी से इतना चीजों को लिख लो, आप जल्दी से इन चीजों को लिख लो, फिर हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं और यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वाले टॉपिक को खत्म करते हैं। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? सब समझने लायक था क्या? इतनी आसान सी तो बातें थी। जल्दी लिखो।
तो चलो बेटा अब हम लोग कुछ की पॉइंट को, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, समझते हैं और टॉपिक का दी एंड करते हैं। यहां पर हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन, नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अगले के लिए भी छोड़ दो, एक ही दिन में सब कुछ पढ़ लोगे क्या, ऐसा सोचे हो। चलो क्या है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इंक्रीज करता है, इसका मतलब वेव भी बड़ा होगा। मतलब क्या, वेव अब बड़ा होने वाला है। ठीक है, हाँ सर। अगला चीज इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस या लाउडनेस। साउंड के टर्म में अगर इंटेंसिटी की बात करोगे तो लाउडनेस, लाइट के टर्म में अगर इंटेंसिटी की बात करोगे तो ब्राइटनेस। अब समझो इंटेंसिटी होता क्या है, लाइट के टर्म में पहले समझते हैं। नंबर ऑफ लाइट रे पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ लाइट रे हैं वही क्या होगा, इंटेंसिटी होगा। अगर यूनिट एरिया में नंबर ऑफ लाइट रे ज्यादा है इसका मतलब इंटेंसिटी ज्यादा, और अगर इंटेंसिटी ज्यादा तो ब्राइटनेस ज्यादा, ब्राइटनेस भी ज्यादा। समझ में आया। साउंड के टर्म में साउंड जो है पार्टिकल के थ्रू मूव करता है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट एरिया ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये भी होता है इंटेंसिटी पार्टिकल के टर्म में। तो अगर बेटा यूनिट एरिया में पार्टिकल ज्यादा होंगे तो साउंड एनर्जी जल्दी इस पॉइंट तक पहुंच पाएगी। क्यों, जल्दी यहां से यहां एनर्जी ट्रांसफर होगा, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, एनर्जी ट्रांसफर जल्दी होगा। ठीक है, ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब इंटेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो लाउडनेस भी ज्यादा, ब्राइटनेस भी ज्यादा, यानी कि ब्राइटनेस और लाउडनेस दोनों इंटेंसिटी पर डिपेंड करते हैं। कैसे करते हैं समझ चुके हो आप लोग। अगली बात, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। मतलब एक्सपेरिमेंटली ये बात देखा जा चुका था, इस बात को समझा जा चुका था कि अगर एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ये वैल्यू ज्यादा है तो इंटेंसिटी भी ज्यादा आ रही थी, और अगर ये वैल्यू कम हो रही थी तो इंटेंसिटी भी कम हो रही थी। यानी कि इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। इस बात को कभी नहीं बोलना, इस बात को कभी नहीं बोलना। ये हमको एक्सपेरिमेंट से पता चला है। ये हमको कहां से पता चला है, ये हमको एक एक्सपेरिमेंट से पता चला है। ठीक है, पक्की बात है, बढ़िया बात है सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, इसमें डाउट की बात कुछ भी नहीं है। इंटेंसिटी कैन आल्सो गेट इंक्रीजेड बिकम मैक्सिमम इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जब भी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो वहां पे इंटेंसिटी बढ़ता है, सिर्फ बढ़ता नहीं है, मैक्सिमम हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इंटेंसिटी गेट डिक्रीजेज एज एम्पलीट्यूड डिक्रीजेज। तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एम्पलीट्यूड घट रहा है, और अगर एम्पलीट्यूड घटेगा तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर भी तो कम ही आएगा। हाँ सर, तो वहां पे इंटेंसिटी थोड़ा सा कम होती है। किसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में। ठीक है, तो अगली बात समझो। एक्सप्लेनेशन ऑफ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कैन ओनली बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसीडरिंग लाइट एनर्जी टू बी अ वेव। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो फिनोमिना था, इस एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन हम लोग लाइट को सिर्फ और सिर्फ वेव मान के ही कर पाएंगे। इस बात को हम लोग लाइट को वेव मान के ही इस चीज को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, पक्की बात। हाँ, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो था इसका जवाब हम लोग तभी दे सकते हैं कि यहाँ पे ब्राइट डार्क ऐसा क्यों हो रहा था। हम लोग जब लाइट को वेव मानेंगे तभी इसका प्रॉपर जवाब मिल पाएगा, अदरवाइज इसका प्रॉपर जवाब नहीं मिल पाएगा। ठीक है, पक्की बात है, बढ़िया बात है सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। इंटरफेरेंस सपोर्ट वेव नेचर ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस वेव नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करता है। इंटरफेरेंस किसको सपोर्ट करता है, वेव नेचर ऑफ लाइट को। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को इंटरफेरेंस सपोर्ट नहीं करता। सर लाइट का पार्टिकल नेचर भी होता है क्या, नहीं सोचना अभी। जब होता है कि नहीं होता है, क्या होता है, उसको हम लोग वहां पर पढ़ लेंगे, उसको हम लोग वहां पर पढ़ लेंगे। ठीक है, हाँ सर। अच्छा, तो इन सारी चीजों को समझा गया, देखा गया, फिर एक कंक्लूजन दिया गया। कंक्लूजन क्या था कि लाइट एनर्जी इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन। लाइट एनर्जी क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन है। ठीक है, पक्की बात है, सारी बातें समझ में आई। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो या नोट डाउन करो। तो चलो बेटा लिख लिया।
आई होप कि आप सबने लिख लिया होगा। आज की क्लास को आप लोगों ने बढ़िया तरीके से एंजॉय किया होगा, सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन को और डिटेल में समझ लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, हम लोग कुछ ड्रॉबैक समझ लेंगे कि यंग कहाँ पे यंग ने गलती तो कुछ नहीं करी थी, उनकी बात बिल्कुल सही थी, लेकिन लाइट के बारे में और एक दो चीज समझ लेंगे कि लाइट का सिर्फ पार्टिकल नेचर नहीं है, तब का तब समझेंगे, अभी सस्पेंस नहीं खोलना है ना। तो ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ते रहो, मन लगा के काम करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर।